ये कहानी लिखी गई है डॉक्टर श्यामा चतुर्वेदी की ओर से। सेली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वन्ना उसे रास्ते में मिल गई। अरे तुम कैसी है सेली? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आज चल सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं। वन्ना सेली को घसीट कर ले गई। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया और बोली, और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्थर आया शिखर का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर सेली का मन उदास हो गया। सच में सेली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर शादी करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है ना? इस बीच वेटर मेज पर कॉफी रख कर गया और वन्ना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफी पी और सुना क्या क्या खरीदारी कर डाली? पर सेली की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। अब दोनों वहां से चल दी। वापस लौटते समय वह देर तक शिखर के बारे में सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुडियों का खेल थोड़ी न होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी भी सो रही थी। उसने सोचा कि घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, वरना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा सहेली का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया वंदना की जिंदगी में, उसकी अपनी जिंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उसके पिताजी ने तो सुखी जीवन की तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था शिखर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांग कर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली बड़ी है, इसलिए बचपन में ही सियानी हो गई। जब वह दौड़कर उनकी खातिरदारी में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिताजी से कहते। फिर जब शिखर इंजीनियरिंग बन गया तो सहेली के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले वह अपने दायित्व को पूरा करना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि शिखर शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा तो वह चौंक पड़े। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया गया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? अब सहेली के पिता ने खुद भी 1-2 पत्र लिखे थे शिखर को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर शिखर के बॉस से मिले, उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उन पर। इस पर शिखर का बहुत ही बुखलाया भरा भरा पत्र आया था। उसने लिखा था, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब वन्ना बहुत रोई और अपने पिताजी से बोली, अगर वो खुश नहीं है तो आप क्यों जिद कर रहे हो पापा? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद भी वह शिखर को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर शिखर शादी के लिए तैयार हो गया। वन्ना तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन वन्ना के पिता बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था कि मैं कहता था ना, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, सहेली का दिल अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। अचानक कैसे मान गया शिखर? तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप गुण समझदारी से
सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़ियों की तरह ही होता है। आनंद फानंद में उस दिन की शादी, सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी शिखर का तना सा चेहरा देकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं में गिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चहलबाजी में सब कुछ भूल गई। शादी के बाद वह ससुराल आ गई। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सबके मिले जुले बहाव थे। पर शिखर आते ही एक कोने में पड़ रहा था। उसने न कोई बातचीत की और न ही उसकी ओर निहार कर देखा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या गलती थी उसकी। सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। ये क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारी भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की कभी भाभी ने छेड़ा था। अरे नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरे कमरे में बैठी सेली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर चलती रही। शायद सास ने कहा था अमेरिका जाऊं तो बहू को भी ले जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के पीछे ही पड़े थे। हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। न चाहते हुए भी सब कुछ सुना था सेली ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा है उसे? क्या कसूर था उसका? अब वो सोचती है पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया। एक हफ्ते बाद फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो वो भी घर वालों के नाम। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रही। घर में बूढ़े सास सुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वही है। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते कि फिल्म देखा वो किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती। वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी की भी अपने ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गए। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर शिखर भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उसे कुछ बोले वह लौट गया था। माँ तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की जरूरत है, यह जरूर कहा था उसने। सेली जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकार ही नहीं किया था। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। घंटिया का दर्द अब बढ़ गया था। कई बार सेली की इच्छा होती कि वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह? पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाइयाँ मिली? बेटी, जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी सेली की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। हाथ मुँह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी सेली। चाय लेकर कमरे में आई थी कि बाहर फटाक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंके। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेली ही कैसे आए? बरामदे में शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। वह अपनी आंखों को बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी और बोली, भाभी अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजाजी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधी आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी को बचाया नहीं जा सकेगा।
अब मैं क्या करूं, कहाँ से इतना पैसे का इंतजाम करूं? तू ही शिखर को खबर कर दे। सेली, मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी और आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही सेली के आगे घूम गया। आप ऐसा करिए जीजी, आप तो ये मेरे जेवर है, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुंच पाएंगे रुपए। और सेली ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियां और जंजीर आगे रख दी थी। नहीं सेली नहीं, शोभा स्तब्ध थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। अब माँ की रुलाई फूट पड़ी। बहू, तू तो हीरा है, पता नहीं शिखर कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे, पर सेली को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना संवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर? मन की उस आस को उससे दबा दिया था। अब 8 दिन के बाद खबर मिली, ऑपरेशन सफल रहा। शिखर को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ गया। वह इस बार सेली ने अपनी सारी उत्कंठता को दबा लिया था। वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी, सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ कैसी हो? सुना है कि बहुत बीमार हो रही हो तुम। ये क्या हालत बना रखा है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? शिखर ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटा, बीच में तो और भी बिगड़ गई थी, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। बेचारी बहू ने सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? शिखर हतप्रभ था। हाँ, क्या करती शोभा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगाए तो आते आते भी कितना समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर शिखर के सामने सब कुछ गुड़म गुड़म हो गया था। सेली चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नजर उठाकर सेली को देखता रहा। माँ जी, खाना क्या बनेगा? सेली ने धीरे से माँ से पूछा। तू चल, मैं अभी आती हूँ। रसोई में बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही, अपने दुख दर्द सुनाती रही। बेटा, अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है कि नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा शिखर के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगता है उसका, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर वह चुप हो गया। पहली बार उसे ध्यान आया कि इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद वह अब अभ्यस्त हो गई है, यह जान गई है कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन नहीं हुआ जाने का। सेली ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो सेली और उसके पिता दोनों को ही बेहद ही स्वार्थी समझता रहा, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना चाहते हो। जब से सेली के पिता ने उसके बोझ से कहकर उसकी शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था, और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसके तो अभी 2-4 साल शादी की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फंसा लिया। यही सोचता था अब तक तो वह। फिर सेली का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। सेली रसोई में थी। उसे लग रहा था कि सेली जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और सेली ने भी खाना खा लिया। फिर माँ को दवाई देकर सेली माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी। देर तक नींद नहीं आई। शिखर को 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था,
फिर याद आया था पानी का जग तो सेली के कमरे में ही रख गई थी। कई बार इंसा हुई थी चुपचाप उठकर सेली को आवाज देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर सेली तो दूसरे घर की है, इसे क्या जरूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा। पूरी रात वह सो नहीं सका। दूसरे दिन माँ को डॉक्टर को यहाँ दिखाने के लिए ले जाना था। सारी परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफी थक चुका था, तो सोचता है कि वह सेली अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही है। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ तुम लोग भी साथ ही खाना खा लो। सेली की तरफ देखते हुए उसने कहा, नहीं बेटे तू पहले गर्मा गर्म खा ले। माँ का स्वर लाड में बिगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए शिखर का मन जैसे उधर ही उलझ रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उसकी आवाज आ रही थी। उधर सेली रसोई घर में सब सामान समेट रही थी कि तभी एक प्याला कॉफी मिल सकेगी क्या। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा। सेली ने नजर उठाकर देखा भर था। क्या था उन नजरों में, शिखर जैसे सामना नहीं कर पा रहा था। सेली कॉफी का कप मेज पर रखकर जाने लगी। शिखर की आवाज सुनाई दी, आओ बैठो। उसके कदम ठिठक गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि शिखर ने धीरे से हाथ कर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल नहीं पाई। माँ की तबीयत अब तो काफी कुछ जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर शिखर ने बात शुरू करने का प्रयास किया। हाँ 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही है, सेली ने जवाब में कहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और वह बोली, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना। हाँ क्यों, माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। इसे घर से जा भी कहाँ पाती हूँ। शिखर चुपचाप सेली की तरफ देख रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से सेली को उसने अपने पास खींच लिया। उसके कंधों से लगी सेली का मन जैसे उन सुमधुम क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। तो गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और याद करके वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।